Vande Mataram students, this video is of science subject. Today we are going to revisit chapter number 1 crop production and मैनेजमेंट। यह चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और प्रोडक्शन करते वक्त उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो क्रॉप होते क्या हैं? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब ज़्यादा अमाउंट में एक ही काइंड का, एक ही टाइप का प्लांट ग्रो किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। वाई वी कल्टीवेट और प्रोड्यूस क्रॉप। हम क्रॉप को ग्रो क्यों करते हैं? तो क्रॉप को हम खाने के लिए ग्रो करते हैं। फॉर फूड पर्पस वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई वी नीड फूड। हमें खाना ही क्यों चाहिए? आंसर ए टू सर्वाइव, जीने के लिए। बी टू गेन एनर्जी। सी टू रिप्लेस डेड एंड वॉर्न आउट सेल्स। डी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। टू रिप्लेस डेड एंड वॉर्न आउट सेल्स का मतलब है जहाँ पे आपको लग जाती है तो ऊपर वापस स्किन आ जाती है। तो अगर खाना नहीं खाओगे तो वो जो प्रोसेस है क्लॉटिंग का वो धीरे होगा और रिप्लेस नहीं होंगे आपके डेड सेल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या आते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। ये जो तीनों चीज़ हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहेगा, वेरी करेगा। हर स्टेट में अलग ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है। उस हिसाब से एक फार्मर डिसाइड करता है कि उसे कैसे और कब कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए। बेस्ड ऑन दीज नेसेसिटीज़ फार्मर्स दो टाइप के क्रॉप ग्रो करते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। अब इन दोनों क्रॉप्स को हम बेसिस ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है मीनिंग। मीनिंग क्या है? तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन के पहले ही सोन किए जाते हैं, बोए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो मॉनसून के एंड में सोन किए जाते हैं, मतलब विंटर सीजन के आसपास। मेजर क्रॉप दूसरा बेसिस ऑफ कंपैरिजन है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? खरीफ क्रॉप्स के हैं राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, जवार, बाजरा एंड एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स के हैं वीट, पीस, ग्राम, ऑयल सीड्स, बार्ली एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट क्या है? खरीफ क्रॉप जो होते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए और हॉट वेदर टू ग्रो, गर्म वेदर चाहिए। जबकि रबी क्रॉप्स को है उनको वार्म क्लाइमेट चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए और कोल्ड क्लाइमेट चाहिए ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सोइंग मंथ। जो बोते हैं बीज वो कौन सा मंथ होना चाहिए? तो खरीफ क्रॉप के लिए जून टू जुलाई एंड रबी क्रॉप के लिए है अक्टूबर टू नवंबर। हार्वेस्टिंग मंथ है लास्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन। खरीफ क्रॉप का है सितंबर टू अक्टूबर जबकि रबी क्रॉप का है मार्च टू अप्रैल। तो इधर हम हमारे डिफरेंस बिटवीन ख़त्म करते हैं। ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे? तो फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवेंथ है स्टोरेज। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? पहले क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस क्रॉप के नेसेसिटी के हिसाब से हम लैंड को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें इंक्लूड होता है प्लोइंग। प्लोइंग को हम टिलिंग भी बोलते हैं। प्लोइंग में क्या होगा? हम प्लो चलाएंगे जिसको हम हिंदी में हल बोलते हैं। तो प्लो चलाने से क्या होगा? जो सॉइल होगी वो टर्न होगी और उसमें वो सॉइल लूज भी होगी, प्लस उसमें अर्थवर्म का अच्छा ग्रोथ भी होगा क्योंकि हम अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। है नेक्स्ट है गुड एरेशन, मतलब हवा जो एयर है वो अच्छे से पास होगी सॉइल के थ्रू। प्लोइंग के बाद क्या होगा? लेवलिंग होगी उस लैंड की। जो अनइवन लैंड होगी उसको यूनिफॉर्म बनाएंगे, मतलब एक जैसे बनाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल है, सैंड है, वो उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर बैलेंस रहे। टूल्स देखते हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। अब देखते हैं सोइंग प्रोसेस। हम तीन चीज़ का ध्यान रखेंगे इसमें।
पहला है गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स, दूसरा है करेक्ट डेप्थ ऑफ सोइंग, तीसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों? ताकि जब प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे तो उनको सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करना नहीं पड़ेगा। सोइंग प्रोसेस हम मैन्युअली भी कर सकते हैं हाथों से, या फिर मशीन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर ऑर्गेनिक बेस्ड है, फर्टिलाइज़र केमिकल बेस्ड है। आगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करते हैं? ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स, एक बार आप क्रॉप ग्रो कर देते हो तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो दूसरी क्रॉप के लिए उतना न्यूट्रिएंट्स बचता नहीं है सॉइल में, तो वापस से रिन्यू करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में हम क्या करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे। अगर मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं डालना तो हम क्या कर सकते हैं? लैंड को अनकल्टिवेटेड रख सकते हैं तो कुछ महीनों के लिए, और या तो फिर हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन लैंड टू अवॉइड एग्जॉस्टिंग ऑफ सॉइल। पहले कुछ क्रॉप ग्रो किए जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फिर हम दूसरे क्रॉप ग्रो करेंगे जिनको कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन विथ लिमिटेड टाइम पीरियड। अब आते हैं फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर का डिफरेंस बिटवीन। पहला डिफरेंस बिटवीन है कि फर्टिलाइज़र होते हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जबकि मैन्योर है वो टोटल नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। दूसरा है कि फर्टिलाइज़र केमिकल बेस्ड रहता है और मैन्योर है वो डेड और डिकेइंग प्लांट एनिमल्स से बनता है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, जबकि मैन्योर है वो फील्ड में बनता है। फर्टिलाइज़र सॉइल को ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन मैन्योर जो होते हैं वो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो प्लांट्स उनको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि जो मैन्योर होते हैं प्लांट्स उनको कम या धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। फर्टिलाइज़र्स बहुत कॉस्टली होते हैं, जबकि मैन्योर चीप भी हो सकते हैं और कॉस्टली भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा। मैन्योर का है काउडंग, वेजिटेबल पिल्स, फ्रूट पिल्स, प्लांट रिमेन, डेड एनिमल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम वाटर का सप्लाई कैसे कर सकते हैं क्रॉप को, उसे हम इरिगेशन बोलेंगे। दो मेथड है यहाँ पे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हम मोट, चेन पंप, राहत और धेकली से कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? प्राइस कम है इनकी, चीप है, कैटल और ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगता है और लेस एफिशिएंट होता है, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मॉडर्न मेथड है ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ये एक्सपेंसिव होता है और कैटल ह्यूमन लेबर इसमें कम लगता है या ना के बराबर लगता है, और मोर एफिशिएंट, मतलब इसमें टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। आगे स्टेप हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब होता है अनडिज़राइबल एंड अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे नीडेड क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो वीड को किल करते हैं, तो ये स्प्रे के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से वीडिसाइड्स हैं? एट्रेजाइन एंड 2,4-D। नेक्स्ट स्टेप है हमारी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ फुल्ली ग्रोन क्रॉप्स। जो फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं क्रॉप्स, उनकी कटिंग को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पोंगल है, बैसाखी, होली, बिहू, दिवाली। अब ये किस हिसाब से किया जाता है, कौन से मेथड से किया जाता है? तो थ्रेसिंग, विनोइंग एंड कंबाइन। थ्रेशिंग दो तरीके से की जाती है, एनिमल्स के थ्रू भी और मैन्युअली हाथ के थ्रू भी की जाती है, हाथों से भी की जाती है। विनोइंग जो है वो विंड के थ्रू की जाती है, जिसमें हस्क उड़ा दिया जाता है और ग्रेन्स रह जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और तीसरा है कंबाइन थ्रू मशीन। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? हार्वेस्टेड क्रॉप जो होते हैं, जो क्रॉप्स कट गए हैं, उनको स्टोर किस हिसाब से किया जाता है और क्यों किया जाता है?
तो क्यों किया जाता है? ताकि हम उसको मॉइस्चर से बचाएं, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ ना हो, और रोडेंट से बचाए, चूहे से और इंसेक्ट से बचाएं। इसलिए हम उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं। इधर एग्जाम्पल है सिलोज, या हम घर पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं स्टोर करने के लिए। दवाई भी डालते हैं, नीम के लीव्स भी डालते हैं, नीम पाउडर भी डालते हैं, और वेजिटेबल फ्रूट्स को हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि वो सड़े ना, रॉट ना हो। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? जिसमें हम एनिमल्स को शेल्टर देते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो काऊ को हम शेल्टर देंगे, ज़्यादा काऊ रखेंगे ताकि हमें उसमें से मिल्क मिले। हैंड रखेंगे, मुर्गियाँ रखेंगे ताकि हम एग्स कलेक्ट कर सकें। और अलग अलग एनिमल्स है, जैसे बफेलो है, मिल्क के लिए रहता है, हनी बी है, वो हनी के लिए रहता है। तो ये सब के लिए क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री वर्ड रखा है, जिसमें फीडिंग, उनको खाना देना, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल ऑफ लाइफ स्टॉक को ध्यान में रखेंगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे। पहला है कि प्रोडक्शन एनहांस हो, बढ़े, एग प्रोडक्शन बढ़े, मीट प्रोडक्शन बढ़े, फिश प्रोडक्शन हो, और प्रॉपर मैनेजमेंट हो एग्रीकल्चरल वेस्ट का। एग्रीकल्चरल वेस्ट में जैसे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग थ्रेशिंग और विनोइंग का मेथड यूज़ करते हैं ताकि उसमें हस्क अलग हो। तो हस्क हम ऐसे ही डंप कहीं नहीं कर सकते, वो चारे की तरह यूज़ हो सकता है गाय भैंसों के लिए। Here I am completing the video. Hope you understood well. Thank you for listening. Stay safe. Goodbye.